हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग के पीछे एंशिएंट थंडर ड्रैगन पड़ चुका था, जिसकी ताकत का मुकाबला करना वांगलिंग के अकेले की बस की बात तो नहीं थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ उसे डीप टाइडल एबिस की गहराई की तरफ लेकर जाने लगा, जहाँ की सक्शन पावर काफी जरा खतरनाक थी। वांगलिंग तो वहाँ केव के अंदर घुसकर खुद को बचा लेता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंशिएंट थंडर ड्रैगन नीचे की तरफ खींचा जा रहा था। खुद को बचाने के लिए उसे अपने दो टुकड़े करने पड़ते हैं, मगर ऐसा करने की वजह से वो कमजोर भी हो गया था, जिस मौके का फायदा उठाकर वांगलिंग फौरन से उसे डिवोर कर लेता है। ऐसा करने की वजह से वांगलिंग की पिरामिडियल सोल भी म्यूटेट हो चुकी थी, जिसके अंदर थंडर की पावर आ चुकी है। इसके बाद हमने देखा कि डू जियान ने वांगलिंग को आलसेर की सच्चाई बता दी थी कि कैसे वो अपने डिसाइपल्स को डिवोर करते हुए खुद को ताकतवर कर रहा है, जिसके लिए इमोर्टल किलिंग आर्ट टेक्निक का वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो टेक्निक डिसाइपल्स को कमजोर कर देती है। ये जानने के बाद वांगलिंग ने यहाँ डू जियान को चांस से नहीं मारा, बल्कि वो उसके साथ डील करते उसे अपना सेलेस्टियल गार्ड पपेट बना लेता है, जिसके पास शैडो एस्केप टेक्निक होती है, और वो इसका इस्तेमाल करते हुए डीप टाइडल एबिस की गहराई से निकलना चाहता था। लेकिन बाहर निकलने से पहले हम देखते हैं कि वांगलिंग डीप टाइडल एबिस की ही गहराई के प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी से इमोर्टल किलिंग आर्ट टेक्निक को पूरी तरीके से साफ कर देता है, जिस बारे में आलसेर और उसके साथियों को भी मालूम हो चुका था। इसलिए वो 10 साल पहले ही यहाँ अंदर की तरफ आने का प्लान बनाते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ वांगलिंग अभी भी डीप टाइडल एबिस की गहराई में फंसा हुआ था। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग का मॉस्किटो बीस्ट वांगलिंग अपने साथियों के साथ पिछले कई सालों से बाहर की तरफ इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ नीचे की तरफ मौजूद वांगलिंग भी यहाँ पर अपने मन में कह रहा था कि यहाँ डीप टाइडल एबिस के गहराई का प्रेशर काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसे कैंसिल आउट करने के लिए खुद का ही फोर्स क्रिएट करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए बिल्कुल वैसे ही सेम ऑपोजिट फोर्स क्रिएट करना पड़ता है। तो वांगलिंग ये काम करने के लिए वहीं पर बैठकर कल्टिवेशन करने के लिए शुरू हो गया, जहां पर हम देखते हैं कि वांगलिंग के 7 स्वॉर्ड उसके आसपास घूमते हुए फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे थे। इसी तरह करते करते वांगलिंग यहाँ पर पूरे 11 साल तक कल्टिवेशन करता है, जिसके बाद वांगलिंग ने आखिरकार अपनी ऑपोजिट फोर्स क्रिएट कर ली थी। साथ ही साथ वांगलिंग ने अपने डाउ इंटेंट का सेकंड फॉर्म भी क्रिएट कर लिया था, जिसका पहला फॉर्म जिसे हम जानते हैं अंडरवर्ल्ड रिवर फॉल टेक्निक, उसी की डाउ इंटेंट का सेकंड फॉर्म था कंडेंस रिवर सोल टेक्निक, जो कि वांगलिंग बना चुका है। वो इस बात को लेकर खुश था। साथ ही वो कहता है कि अब ये डीप टाइडल एबिस का प्रेशर मेरे लिए कुछ भी नहीं। पहले जो जगह वांगलिंग के लिए खतरा थी, अब ये जगह वांगलिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। हम देखते हैं कि वांगलिंग ने डीप टाइडल एबिस की गहराई की तरफ छलांग लगा दी थी, जहां नीचे की तरफ आते हुए हम देखते हैं कि वांगलिंग की बॉडी पर एक अजीब सा प्रेशर पड़ने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे कि कुछ एनर्जी हैंड वांगलिंग को पकड़ते हुए नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे थे। ये देखकर वांगलिंग ने भी अपनी बॉडी के अंदर बनाए हुए उस फोर्स को एक्टिवेट कर दिया, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को काट कर अलग करने लगी, यानी कि वांगलिंग पर अब कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा था, वो बीच हवा में रुक जाता है। साथ ही साथ वांगलिंग ने यहाँ पर अपने डाउ इंटेंट अंडरवर्ल्ड रिवर को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद वांगलिंग का यहाँ से निकलना बच्चों का खेल बन चुका था। मानो जैसे ये प्रेशर वांगलिंग के लिए अब कुछ भी नहीं। वांगलिंग काफी आसानी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक वांगलिंग के स्टोरेज बैग के अंदर से आवाज आने लगी, ये नीचे जाओ। ये उसी स्क्रॉल वाली लड़की की आवाज थी, जो कि वांगलिंग से रिक्वेस्ट करते हुए कह रही थी कि प्लीज मुझे नीचे लेकर जाओ। ये सुनकर वांगलिंग उस स्क्रॉल को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो औरत वांगलिंग से रिक्वेस्ट करते हुए कह रही थी कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी बात मान लो, मुझे नीचे जाकर सिर्फ एक बार देखना है। ये सुनकर वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि आलसेर और उसके साथी जल्दी यहाँ पर आते होंगे, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए वांगलिंग उस औरत से कहने लगा कि मुझे माफ करना, फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना है, अगर तुम्हें नीचे जाना है तो खुद अकेले चली जाओ। और ये कहती वांगलिंग वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा था। तभी अचानक वो औरत वांगलिंग को आवाज देते हुए कहती है कि क्या तुम अपने सोल सी के अंदर मौजूद उस हेवनली पल की असलियत नहीं जानना चाहते? उसका ओरिजिन क्या है और वो आई कहाँ से? उसका क्या राज है? उसके पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हुए? और साथ ही साथ तुम्हारे सोल सी के अंदर जो एक रिमेनेंट सोल है, यानी कि मिस लिमुआन की सोल, क्या तुम उसे दोबारा से अवेकन नहीं करना चाहते? मिस लिमुआन का सुनकर तो वांगलिंग तेजी से नीचे की तरफ आते हुए अपने पावर्स अनलीश करके कहता है कि आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा? इस पर वो लड़की जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे हेवनली पल का क्या ओरिजिन है? वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, और अगर साथ ही साथ तुम नीचे जाते हो तो मिस लिमुआन को दोबारा से रिवाइव करने का मेथड भी तुम्हें मिल सकता है। साथ ही नीचे जाने के बाद तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाएगा। ये सुनकर वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा कि क्या ये औरत सच कह रही है या झूठ, लेकिन अगर इस बात में 10% भी सच्चाई हो तो मैं ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हूँ। और ये कहती वांगलिंग फौरन से वो स्क्रॉल लेकर यहाँ से डीप टाइडल एबिस की गहराई की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वांगलिंग के मन में अभी भी शक था। इसलिए वो औरत वांगलिंग से कह रही थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही, बल्कि जब मैं तुम्हें ये सब कुछ बताने वाली हूँ, इससे मैंने भी हर एक चीज को दाव पर लगा दिया होगा। ये सब सुनते हुए वांगलिंग जब नीचे की तरफ आ रहा
रहा था, अचानक से वो पोर्टल की दूसरी तरफ एक अजीब से दूसरे यूनिवर्स को देखता है जिसे ऑल हेवन स्टार सिस्टम या फिर लियोटियान स्टार सिस्टम के नाम से जाना जाता था। वांगलिंग इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है उसे ऑल अलायंस स्टार सिस्टम या फिर वर्मिलियन बर्ड स्टार सिस्टम कहा जाता है। ये एक दूसरी ही गैलेक्सी है। जैसे दोस्तों हम लोग मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं, इसी तरह कोई दूसरी गैलेक्सी भी तो होगी ही। तुम लोग इसे भी बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हो। वो लड़की यहाँ पर वांगलिंग को बताती है कि यही मेरा असली घर है जहाँ से मैं आई हूँ। वांगलिंग चूंकि उससे नीचे काफी जरा करीब ले आया था, इसलिए वांगलिंग यहाँ पर उस स्क्रॉल को ओपन करते हुए उस लड़की से कहता है कि मैंने अपनी बात पूरी कर दी, अब चलो मुझे बताना शुरू करो। क्योंकि उस लड़की ने वांगलिंग से कहा था कि मैं एक बार उसे दोबारा से करीब से देखना चाहती हूँ, इसलिए हम देखते हैं कि वो लड़की यहाँ वांगलिंग को बताना शुरू कर देती है कि कई अरसे पहले इस ऑल हेवन स्टार सिस्टम को कल्टीवेटर्स के लिए एक होली लैंड की तरह समझा जाता था, जहाँ पर एक बहुत बड़ी सेलेस्टियल इमोर्टल डोमेन थी। जिस सेलेस्टियल इमोर्टल डोमेन में ट्रेजर्स और एनर्जी की कोई भी कमी नहीं। इवन की लेजेंड्स में कहा जाता है कि ये सेलेस्टियल इमोर्टल डोमेन बहुत ही बड़ा था, जिसे 4 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसे विंड, रेन, लाइटनिंग और थंडर डोमेन्स के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सेलेस्टियल रेन इमोर्टल रेल्म के बारे में तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। वो औरत बताती है कि पहले ये सेलेस्टियल इमोर्टल डोमेन कंबाइन होकर एक बड़ा डोमेन बनता था, लेकिन बाद में इन सबको सेपरेट अलग अलग सेलेस्टियल इमोर्टल रेल्म बना दिया गया। क्योंकि चारों सेलेस्टियल इमोर्टल रेल्म को अलग कर दिया गया, तो हर एक सेलेस्टियल इमोर्टल रेल्म एक पूरे के पूरे स्टार सिस्टम पर रूल करता था। ऐसे ही ऑल हेवन स्टार सिस्टम है, उस पर रूल करने वाला जो सेलेस्टियल इमोर्टल रेल्म है उसे थंडर सेलेस्टियल रेल्म के नाम से जाना जाता है। जहां तक वांगलिंग तुम्हारे हेवन डिफाइंग बीट की बात है, तो वो पहली बार ऑल हेवन स्टार सिस्टम में ही अपीयर हुआ, जिसके अंदर एंशिएंट सेलेस्टियल डोमेन का हो रहा था। ये सेंस करने के बाद तो वहां पर वो जो सारे के सारे कल्टीवेटर इस हेवन डिफाइंग बीट के पीछे पड़ गए। इसकी वजह से बहुत सारी लड़ाइयां और तबाही हुई, लेकिन इसके बाद हेवन डिफाइंग बीट अचानक से गायब हो गया। जो कि गायब होने के कई सालों बाद अचानक से अलायंस स्टार सिस्टम के रेन सेलेस्टियल इमोर्टल रेल्म में अपीयर हुआ। वांगलिंग ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो उस औरत से सवाल करते हुए पूछता है कि इस डीप टाइडल बीच की गहराई में वो जो एक टेलीपोर्टेशन अरे बना हुआ है, क्या वो तुमने बनाया था? जिस पर वो औरत जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, वो टेलीपोर्टेशन अरे मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन वो यकीनन ऑल हेवन स्टार सिस्टम के किसी कल्टीवेटर ने ही बनाया है। जिस टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें ऑल हेवन स्टोन्स का इस्तेमाल करना होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन बताने के बाद वो औरत वांगलिंग से कहती है कि मैंने तुम्हें हेवन डिफाइंग बीट की सारी ओरिजिन स्टोरी बता दी है। तो अब उस रिमेनेंट सोल की बात करते हैं। अगर तुम मुझे यहाँ से मेरी फैमिली के पास ले जाओ तो मेरा एंसेस्टर उस रिमेनेंट सोल को दोबारा से जिंदा कर सकता है। बस तुम्हें इस वोर्टेक्स से गुजरते हुए मुझे दोबारा ऑल हेवन स्टार सिस्टम लेकर जाना होगा। वांगलिंग यहाँ पर उस औरत की सारी बातें सुनते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ये औरत हर एक बात ऐसी कर रही है कि ये मुझे जानबूझकर ऑल हेवन स्टार सिस्टम की तरफ उतावला कर रही है ताकि मैं वहां पर चला जाऊं। यही सोचते हुए वांगलिंग उस औरत से सवाल करते हुए पूछता है कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में आखिर तुम किस सेक्ट से बिलोंग करती थी? इस पर वो औरत जवाब देते हुए कहती है कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में कोई भी कल्टीवेशन सेक्ट या क्लैन नहीं होते, बल्कि वहां पर कल्टीवेशन फैमिलीज होती है और मैं यांग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जो कि डोंगलिंग स्टार प्लेनेट पर बिलोंग करती है। वांगलिंग ये सब सुनने के बाद उस औरत को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मेरी कल्टीवेशन इतनी ज्यादा नहीं कि मैं इस वर्टेक्स को पार कर सकूं। इस पर वो औरत वांगलिंग को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, अगर तुम्हारी जगह कोई नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो वो ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन तुम्हारे पास हेवन डिफाइंग बीट है, इसलिए तुम्हें इस वर्टेक्स से कुछ नहीं होगा, तुम आसानी के साथ इसे पार कर सकते हो। जो सुनकर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, और ये कहती वो स्क्रॉल को क्लोज करने लगा। साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि ये औरत कुछ जरा ही कॉन्फिडेंट लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये औरत मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। ये कहते हुए वांगलिंग ने उस स्क्रॉल को बंद कर दिया और वो उसे ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा, जहां वो औरत भी चिल्लाते हुए कह रही थी कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अपनी उस लवर को दोबारा से जिंदा होता हुआ नहीं देखना चाहते? इस पर वांगलिंग ऊपर की तरफ जाते हुए कह रहा था कि जरूर इस औरत के कई सारे राज और प्लान है, मैं इसके जालों में नहीं फंसना चाहता। ये मुझे ऑल हेवन स्टार सिस्टम बेचना चाहती है, लेकिन इस औरत से मुझे वहां पर खतरा हो सकता है। इस खतरे को मैं अपने साथ नहीं रख सकता, मुझे इसका कुछ सोल्यूशन निकालना होगा। ये बोलते हुए वांगलिंग उड़ते हुए दोबारा से उसी चट्टान पर आ गया जहां टेलीपोर्टेशन अरे बना हुआ था, और वांगलिंग अपने इस पैर को जमीन पर जोरों से मारता है, जिसकी वजह से वहां पर एक खड्डा बन गया। जिस खड्डे के अंदर वांगलिंग यहाँ स्क्रॉल को डालते हुए उसे यहीं पर सील करने लगा। वो औरत तो चिल्लाती हुई वांगलिंग से कह रही थी कि ऐसा मत करो, ऐसा करने के बाद तुम कभी भी उस लड़की को दोबारा रिवाइव नहीं कर पाओगे। वांगलिंग उसकी बातें नहीं सुनता और वो उसे दीवार के अंदर सील करता जा रहा था। साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि जिसने भी इसे स्क्रॉल के अंदर सील किया है उसने यही सोचा कि ये कभी आजाद ना हो सके, पहले ये आजाद नहीं हो सकती थी।
की, लेकिन लास्ट टाइम जब इसने थर्ड एंसेस्टर की 20 सील को एब्सॉर्ब किया उसके बाद शायद इसे कोई अपॉर्चुनिटी दिख गई जिससे ये खुद को स्क्रॉल से आजाद कर सकती है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जाके खतरा नहीं उठा सकता। ये सब करने के बाद वांग लिंग अपने मन में सोचने लगा कि मुझे इतना तो मालूम हो चुका है कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम असली है और वहां पर मिस ली मुआन को दोबारा से रिवाइव करने का भी थोड़ा बहुत चांस है, चाहे ये चांस थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। ये बोलते हुए वांग लिंग यहाँ पर अपने सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार होने लगा। साथ ही सर वांग लिंग अपने मन में कह रहा था कि अल्सेइर और उसके साथी जल्दी डीमन स्पिरिट लैंड में आते होंगे और ये जगह मेरे लिए ज्यादा सेफ नहीं। वैसे भी सेलेस्टियल एम्परर किनलेन के केव मेंशन का गोल्डन टोकन मेरे पास है, जब तक वो गोल्डन टोकन मेरे पास है अल्सेइर और उसके साथी चाहकर भी सेलेस्टियल एम्परर के केव मेंशन के अंदर नहीं जा सकते, इसलिए मुझे पहले डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर अपने कुछ अधूरे काम पूरे करके वापस से नीचे आना होगा। उसके बाद वांग लिंग ऑल हेवन स्टार सिस्टम जाने का सोच रहा है, जहां से जब वांग लिंग कई अरसे बाद वापस लौटेगा तो तब वांग लिंग सेलेस्टियल एम्परर किनलिन के इमोर्टल केव की तलाश करेगा। यही सोचते वांग लिंग तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है, जहां पर वांग लिंग का मॉस्किटो बीस्ट और उसके साथी वांग लिंग का पहले से इंतजार कर रहे थे। वांग लिंग का मॉस्किटो बीस्ट तो वांग लिंग को ऊपर की तरफ आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया और वो फुल से उड़ते हुए वांग लिंग के पास आ जाता है, जहां वांग लिंग भी अपने मॉस्किटो बीस्ट को प्यार करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें इतना सारा इंतजार करवा दिया। फिर साथी वांग लिंग नोट करता है कि मॉस्किटो बीस्ट के जो साथी थे वो पहले से कम तादाद में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जरूर मॉस्किटो बीस्ट के साथ कुछ हुआ होगा। ये सोचते हुए वांग लिंग मॉस्किटो बीस्ट की मेमोरीज चेक करता है, जहां वांग लिंग को जाने को मिला कि जब वांग लिंग डीप टाइडल एबिस की गहराई में फंस चुका था तो बाहर की तरफ इमोर्टल क्लाउड सेट का वो कपल आ चुका था, जिन्होंने यहाँ पर ग्रीड, मास्टर ज़ावी, यहाँ पर मॉस्किटो बीस्ट के कई सारे साथी इवन के चल्लों को भी पकड़ लिया था, जिन्हें वो अपने साथ लेकर चले गए। मगर वांग लिंग को यहाँ पर देखने को मिला कि उनमें से जो वो लड़की है वो मास्टर ज़ावी को शायद पहचानती है, इसी वजह से वो मास्टर ज़ावी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मॉस्किटो बीस्ट यहाँ पर इसीलिए बच गया क्योंकि वो छुप गया था और उसके कुछ साथी भी बच गए थे, जो कि सबके सब वापस आकर वांग लिंग के यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। वांग लिंग ये मेमोरीज जानने के बाद अपने मॉस्किटो बीस्ट से कहता है कि चलो अच्छा है कि तुम इतने सारा समझदार हो, अब चूंकि मास्टर ज़ावी खतरे में नहीं तो मुझे उनकी फिक्र नहीं करनी, बस सिर्फ एक और अधूरा काम है जो कि वांग लिंग को पूरा करना है। इसके लिए वांग लिंग को स्काई डीमन कंट्री जाना होगा, लेकिन उसके लिए डीप टाइडल एबिस से बाहर निकलना है, जो कि वैसे तो फायर डीमन कंट्री का ही एग्जिट डोर था। बाकी के 3 दरवाजे तो सिर्फ एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि वहां का फोर्स काफी खतरनाक है, लेकिन चूंकि वांग लिंग ने खुद का ही फोर्स क्रिएट कर लिया है तो उसे एग्जिट डोर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं, वो किसी भी दूसरे दरवाजे का इस्तेमाल कर सकता है। यही सोचते हुए वांग लिंग अपने मॉस्किटो बीस्ट और उसके साथियों को लेकर वाटर डीमन कंट्री के डीप टाइडल एबिस के एंट्रेंस के दरवाजे की तरफ जाने लगा, जहां वांग लिंग अपने मॉस्किटो बीस्ट के साथ काफी आसानी के साथ बाहर की तरफ निकल आता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ मॉस्किटो बीस्ट जो कि यहाँ वांग लिंग के साथ जाना नहीं चाहते थे, इवन कि वो अपने किंग यानी कि वांग लिंग के मॉस्किटो बीस्ट से भी कह रहे थे कि प्लीज रुक जाओ। ऑफ कोर्स वांग लिंग का मॉस्किटो बीस्ट तो कभी भी उसे अलग नहीं छोड़ने वाला और अपने राजा से ये भी अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए वांग लिंग अपने स्टोरेज बैग को बाहर निकालते हुए कहता है कि जो भी मेरे साथ चलना चाहता है वो इसके अंदर आ जाए। कई सारे मॉस्किटो बीस्ट तो फौरन से वांग लिंग के स्टोरेज बैग के अंदर चले गए थे, लेकिन जो वांग लिंग के साथ नहीं जाना चाहते वो पीछे रुककर खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये मॉस्किटो बीस्ट झुंड में रहना पसंद करते हैं और बिना राजा की इनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। वांग लिंग का मॉस्किटो बीस्ट ये देखकर काफी इमोशनल हो रहा था, लेकिन वांग लिंग उसे समझाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, ये उनका खुद का फैसला है। सदी सर वांग लिंग अपने मन में सोच रहा था कि मेरा मॉस्किटो बीस्ट इतने सारा प्योरेस्ट ब्लड लाइन का होगा, मैंने ये सोचा नहीं था। ये तो अच्छा हुआ कि ये जब छोटा था तभी मैंने इसे टेम कर लिया, वरना बाद में तो इसने कभी भी मुझे फॉलो नहीं करना था। मेरी किस्मत अच्छी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग अपने मॉस्किटो बीस्ट को लेकर स्काई डीमन कंट्री की तरफ रवाना हो गया, जहां जाने के बाद वांग लिंग सबसे पहले सेलेस्टियल एम्परर किनलिन के उस छोटे केव मेंशन के अंदर आता है जो कि वांग लिंग को मिला था, और इसके अंदर जितने भी जीसुई ने अपने फादर के लिए टेलीपोर्टेशन अरे बनाए थे वांग लिंग ने वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, ताकि वांग लिंग के यहाँ से जाने के बाद कोई भी उसके इस केव मेंशन के अंदर आ ना सके। वांग लिंग भी जब ऑल हेवन स्टार सिस्टम से वापस लौटेगा तब वो इस केव मेंशन के और ज्यादा राजों के बारे में जानना पसंद करेगा। इसके बाद वांग लिंग शी जियाओ का किस्सा खत्म करने के लिए हेवनली डीमन सिटी की तरफ रवाना हो जाता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ शी मेंशन पर आ गया, जहां हम शी जियाओ और साथ ही साथ चेन टाओ को देखते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि शी जियाओ चेन टाओ से कह रहा था कि कल के दिन मैं तुम्हें डीमन एम्परर के सामने रिकमेंड करूंगा कि वो तुम्हें एक डीमन जनरल बना दे, जिसकी वजह से ड्रैगन पूल में जाने की तुम्हें इजाजत मिल जाएगी। इससे बेशक तुम्हें ट्रू इनहेरिटेंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी तुम्हारी कल्टिवेशन को काफी ज्यादा फायदा होगा। जिस पर चेन टाओ शी जियाओ का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वो शी जियाओ से
उससे कहता है कि अब कल से मुझे तुम्हें वाइस कमांडर कहकर पुकारना होगा, क्योंकि कल के दिन शी जियाओ एक वाइस मार्शल कमांडर बन जाएगा। इस पर शी जियाओ कहता है कि वाइस मार्शल कमांडर की पोजीशन तो पहले ही मुझे बिलोंग करनी चाहिए थी, लेकिन वो कमीना वांग लिंग जिसने मूली हाई को सपोर्ट किया, उस कमीने की वजह से ये पोजीशन मेरे हाथ से छीन गई। इसी तरह से वो वांग लिंग की बेइज्जती कर रहा था। चेन टाओ यहाँ शी जियाओ से कहता है कि वांग लिंग मेरा जूनियर ब्रदर है, प्लीज आप उसके बारे में ऐसी बातें ना करें। जिस पर शी जियाओ कहता है कि वो पिछले कई डेकेड से गायब है, अब तक तो मुझे लगता है कि उसकी हड्डियां भी गल चुकी होगी, यकीनन वो मर चुका होगा। बेशक तुम उसे अपनी जूनियर ब्रदर की तरह याद करते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चेन टाओ उसने कभी भी तुम्हें सीनियर ब्रदर की तरह गिना होगा। चलो फिर भी मैं इस बात को मान लेता हूँ। मानो कि अगर वो अभी भी जिंदा हुआ और वापस लौट आया, तब मैं उसे खुद अपने हाथों से जान से मार डालूंगा। यहाँ वो अभी ये कह ही रहा था, तभी अचानक वहाँ पर वांग लिंग की आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि अच्छा तो क्या ये बात है। ये आवाज सुनकर तो चेन टाओ और शी जियाओ दोनों ही शॉक हो गए थे कि आखिर कौन है वहाँ पर। तभी अचानक इन दोनों को हवा में वांग लिंग दिखाई देता है, जो कि काफी कूल एंट्री के साथ यहाँ पर पहुंच चुका था। जिसे देखकर तो शी जियाओ कहता है कि वांग लिंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से मेरे घर के अंदर घुसपैठ करने की। इस पर वांग लिंग जवाब देते हुए कहता है कि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी जान लूंगा, क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। दोस्तों अगर आप लोगों को याद हो, ये वही जनरल है जिसने वांग लिंग की ब्लड प्रेशर में मदद की थी, और वांग लिंग उसी के साथ किए हुए वादे को यहाँ पर पूरा करने के लिए आया हुआ है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिंग ने अपने सेलेस्टियल गार्ड पपेट को बाहर की तरफ समन कर लिया। दोस्तों वांग लिंग के सेलेस्टियल गार्ड पपेट की कल्टीवेशन वांग लिंग से भी इस वक्त ज्यादा है। ये कितना सारा डेंजरस है अभी आप लोगों को मालूम हो जाएगा। शी जियाओ वांग लिंग की बात सुनकर कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की बकवास करने की, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। ये कहती है शी जियाओ अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके तीसरी के साथ वांग लिंग की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वांग लिंग के एक्सप्रेशन ये देखकर जरा से भी नहीं बदलते, बल्कि वो सिर्फ एक हाथ का इशारा करते हुए अपने सेलेस्टियल गार्ड पपेट को यहाँ मिस्ट में कन्वर्ट करते हुए वांग लिंग ने सामने की तरफ भेज दिया, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेलेस्टियल गार्ड पपेट सिर्फ एक ही झटके में शी जियाओ की बॉडी के आर पार गुजरते उसे जान से मार डालता है। जो देखकर तो चेन टाओ भी सरप्राइज हो गया था कि आखिर वांग लिंग के पास इतना पावरफुल पपेट आया कैसे, जिसकी कल्टीवेशन इल्यूशनरी यिन रेल्म की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शी जियाओ का किस्सा खत्म करने के बाद वांग लिंग वहां से जाने से पहले चेन टाओ को टेलीपैथी के थ्रू बताता है कि अपने मास्टर से जरा संभल कर रहना। ये करने के बाद वांग लिंग अपने सोल रिफाइनिंग ट्राइब की तरफ आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वांग लिंग ने 13 और मास्टर हुआ को बुलवाया हुआ था, जिन दोनों को वांग लिंग बता रहा था कि अब से सोल रिफाइनिंग ट्राइब तुम दोनों के हाथों में है। ये सुनकर तो 13 इमोशनल होते हुए वांग लिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि एंसेस्टर क्या आप हमें छोड़कर जा रहे हो, जिस पर वांग लिंग हमें जवाब देता है। साथ ही साथ वांग लिंग ने यहाँ पर मास्टर हुआ और 13 को एक जेट स्लिप दे दी थी, जिनके बारे में वांग लिंग बताता है कि इन जेट स्लिप में ऐसे कई सारे कल्टीवेशन मेथड्स है जिनका इस्तेमाल करते हुए सोल रिफाइनिंग ट्राइब को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा सकता है। साथ ही साथ 13 जो तुम्हारे हाथ में जेट स्लिप है, इसमें जायंट डीमन ट्राइब के काफी सारे एडवांस कल्टीवेशन मेथड्स है, इन्हें तुम अच्छे से कल्टीवेट करना है, ये तुम्हें काफी ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। 13 ये सब सुनते हुए काफी सारे इमोशनल हो गया था, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो वांग लिंग से जुदा नहीं होना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये भी पॉसिबल नहीं, इसलिए वो यहाँ पर अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि एंसेस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि 13 आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। वांग लिंग दूसरी तरफ 13 और मास्टर हुआ को बताता है कि इस बार मैं बहुत लंबे अरसे के लिए जा रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कितने अरसे बाद वापस लौटूंगा, इसलिए तुम लोग अपना ख्याल रखना। और ये कहती वांग लिंग वहाँ से रवाना हो जाता है, जो सुनकर मास्टर हुआ और 13 दोनों वांग लिंग को अलविदा कहने लगे। दोनों की आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। 13 उदास होते हुए कह रहा था कि फेयरवेल मास्टर, लेकिन आपके अल्फाजों से मुझे बस सिर्फ एक ही बात का डर है कि क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी में आपसे दोबारा कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। ये सारे अधूरे काम पूरे करने के बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग एक बार फिर से डीप टाइडल एबिस की एंट्रेंस की तरफ आ जाता है, जहाँ पर खड़े होते हुए वांग लिंग कह रहा था कि मेरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम जाने का समय आ गया, और ये कहती वांग लिंग डीप टाइडल एबिस के अंदर की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ उसी लम्हे हम बाहर देखते हैं कि डीमन स्पिरिट लैंड के बाहर आल-सईर, मास्टर लिंग टियानहो और साथ ही साथ ब्लड एंसेस्टर आ चुके थे, जहाँ लिंग टियानहो अपने डिसाइपल्स को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में था, और वो गुस्से होते हुए कह रहा था कि ग्रीड बाहर आओ और मुझे मेरे डिसाइपल्स के बारे में जवाब दो। तभी अचानक उनके सामने इमोर्टल क्लाउड सेट का कपल बाहर की तरफ आ गया, जिनमें से वो आदमी जिसका नाम वांग वी था, वो इन सबको देखते हुए कह रहा था कि मेरे दोस्तों तुमसे मिले काफी लंबा अरसा हो गया, लेकिन अभी तुम लोग बिल्कुल पहले जैसे हो। लिंग टियानहो यहाँ पर वांग वी से कहता है कि मैं तुम्हारी बॉडी से ग्रीड का ऑरा महसूस कर पा रहा हूँ, फौरन से ग्रीड को मेरे सामने पेश करो। ये कहते हुए वो गुस्से के साथ अपनी एनर्जी अनलीश करने लगा, जिस पर वांग वी मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ से कहता है कि ये सोडा वेस्ट हमेशा से ही गुस्से वाला था। इतने
इतने सालों बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, जिस पर उसकी वाइफ जवाब देते हुए कहती है कि असल में लिंग टियानहू को अपने डिसाइपल्स की फिक्र है, ये तो पूरी तरह से नेचुरल है। वांग वी भी लिंग टियानहू की बात मानते हुए फौरन से ग्रीड और साथ ही साथ उसके डिसाइपल चेन लोंग को उसके सामने पेश कर देता है। जहां चेन लोंग बाहर आती है अपने मास्टर को देखकर फौरन से ग्रीड की शिकायत लगाना शुरू कर देता है कि इसे ग्रीड ने हमारे सारे के सारे जूनियर ब्रदर्स को जान से मारा है, जिस पर लिंग टियानहू तो गुस्से के साथ ग्रीड को देख रहा था। दूसरी तरफ ग्रीड भी यहाँ पर बहाना लगाते हुए चेन लोंग से कहता है कि चेन लोंग आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो, क्या तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि मैंने पर्सनली तुम्हारे जूनियर ब्रदर्स को जान से मारा हो। जिस पर चेन लोंग जवाब देते हुए कहता है कि तुमने अपने हाथों से उन्हें जान से नहीं मारा, लेकिन तुमने उन्हें सैक्रिफाइस करने के लिए पर्पल मिस्ट में फंसा दिया था। जिस पर ग्रीड कहता है कि हाँ मैंने तुम लोगों को फंसाया था सिर्फ गोल्डन टोकन को हासिल करने के लिए, लेकिन मैंने तुम लोगों को जान से नहीं मारा था, बल्कि जिससे तुम्हारे जूनियर ब्रदर्स की जान ली है, उल्टा तुम उसकी जगह मेरा नाम लगा रही हो, ये तो काफी बुरी बात है। चेन लोंग के पास देने के लिए जवाब नहीं बचता। लिंग टियानहू भी गुस्से के साथ जमीन पर पैर मारते हुए कहता है कि दोनों खामोश हो जाओ, चलो ग्रीड अब वो गोल्डन टोकन मेरे हवाले कर दो। इस पर ग्रीड कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी बातों का यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं अपने 1000 साल की कल्टीवेशन की कसम खाता हूँ कि वो गोल्डन टोकन मेरे पास नहीं है। जो सुनकर तो वहां पर मुझे जितने भी सीनियर्स थे वो गुस्से के साथ ग्रीड की तरफ देखने लगे। ग्रीड भी घबराते हुए जवाब देकर कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, वो गोल्डन टोकन मेरे पास नहीं है, बल्कि वो है वांग लिंग के पास, जो कि हेवनली फेस सेट का डिसाइपल है। यह सुनकर अल-सईद फौरन से चेक करने की कोशिश करता है और उसने वांग लिंग को देख लिया था, जो कि डीप टाइडल एबिस की गहराई की तरफ जा रहा है। अल-सईद को समझ आ गया कि वांग लिंग डीमन स्पिरिट लैंड से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि ये पांचों के पांचों अपने डिवाइन सेंस को फौरन से वांग लिंग के पीछे भेज देते हैं। और चूंकि ये पांचों ही सेकंड स्टेप कल्टीवेशन के निर्वाणा रेल्म के कल्टीवेटर्स थे, तो इन पांचों की डिवाइन सेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जो कि सिर्फ कुछ ही मिनट के अंदर डीप टाइडल एबिस के बाहर पहुंच जाती है और वो भी तेजी के साथ वांग लिंग को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ आने लगी। वांग लिंग यहाँ पर इन पांचों के डिवाइन सेंस को महसूस करते हुए समझ आता है कि ये लोग मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही पहले आ गए। दूसरी तरफ ब्लड एंसेस्टर के डिवाइन सेंस ने भी वांग लिंग की बॉडी के अंदर जी सुई के ऑरा को महसूस कर लिया था। उसे समझ आ जाता है कि वांग लिंग ने मेरी बेटी को ट्रैप किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंग टियानहू ने भी वांग लिंग के पास अपनी डिसाइपल्स की 7 सोर्ड्स देख ली थी, जिनका इस्तेमाल करते हुए वांग लिंग खुद की रफ्तार को इंक्रीज करते और जरा तेजी के साथ नीचे की तरफ जाने लगा। ये देखकर लिंग टियानहू भी गुस्सा हो गया, जबकि अल-सईद तो पहले ही वांग लिंग को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, क्योंकि वांग लिंग को उसके राज के बारे में जो मालूम हो चुका था, इसलिए सब के सब वांग लिंग के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे। वांग लिंग नीचे की तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है कि अब तो ब्लड एंसेस्टर को भी जी सुई के राज के बारे में मालूम हो चुका है, अब वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर मुझे वाकई में इनसे अपने पीछे छुड़वाना है तो मुझे इनके बीच फूट डालनी होगी। यही सोचते हुए वांग लिंग ऊपर की तरफ देखते हुए बताता है कि क्या तुम लोग जानते भी हो कि सेलेस्टियल एम्परर किनलिन के मेंशन के अंदर तुम लोग कभी भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि तुम लोगों को लग रहा था कि उसके 3 छोटे सेलेस्टियल केव मेंशन है, लेकिन ये बात सच नहीं थी, बल्कि ऐसे टोटल 4 छोटे सेलेस्टियल केव मेंशंस है। बाकी की कहानी तुम लोग ब्लड एंसेस्टर से जान लेना। ये कहते हुए वांग लिंग आखिरकार उस वोर्टेक्स के करीब आ चुका था, जो कि उससे लेकर ऑल हेवन स्टार सिस्टम ले जाएगा। वांग लिंग को उस पोर्टल को पार करने से रोकने के लिए हम देखते हैं कि वो पांचों के पांचों अपने सबसे पावरफुल अटैक वांग लिंग की तरफ चल देते हैं, लेकिन इससे पहले कि उनके अटैक वांग लिंग को टच कर पाते, तभी अचानक वांग लिंग ने ऑल हेवन स्टार सिस्टम के उस वोर्टेक्स को पार कर दिया और इसी के साथ वो सारे के सारे अटैक सीधे जाकर उस वोर्टेक्स से टकरा गए, जो कि वांग लिंग सेफली निकल चुका था। तो पीछे की तरफ यह एक बहुत ही टेरिफाइंग ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से इन पांचों की डिवाइन सेंस थोड़े बहुत डैमेज हो गए। ये सब के सब खून की उल्टियां करने लगे। साथ ही में ये सब के सब गुस्से से यहाँ ब्लड एंसेस्टर की तरफ भी देख रहे थे, जिससे ब्लड एंसेस्टर समझ गया था और वो इन सबको सच बताना शुरू कर देता है। यहाँ वांग लिंग ने जो कुछ भी कहा वो सच है, एक चौथा वर्चुअल मेंशन भी मौजूद है, लेकिन जैसा कि तुम लोगों को वांग लिंग की बातों से समझ आ चुका होगा कि वो चौथा वर्चुअल मेंशन अब वांग लिंग के कब्जे में आ चुका। और चूंकि वांग लिंग ने उस जगह पर कब्जा किया है, तो हमें पहले वांग लिंग को पकड़ना होगा, उसके बाद ही हम असली सेलेस्टियल एम्परर किनलिन के मेंशन के अंदर इंटर कर सकते हैं, वरना वांग लिंग को पकड़े बगैर ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इस पर अल-सईद कहता है कि वांग लिंग के पास जरूर कोई ना कोई ट्रेजर है, जिसकी वजह से वांग लिंग इतनी आसानी के साथ किसी दूसरे स्टार सिस्टम के वोर्टेक्स को पार करके निकल गया। वांग वी यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, बहुत अरसे पहले मैंने और मेरी वाइफ ने भी मिलकर उसके पार जाने की कोशिश की थी, लेकिन हम दोनों फेल हो गए। हम दोनों की कंबाइन करके भी स्ट्रेंथ उससे पार करने के लिए काफी नहीं थी। असल में वांग लिंग के पास तो उसका हेवन डिफाइंड बीड है, जिसने उससे वोर्टेक्स के दूसरे पार जाने में मदद की, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए वांग वी यहाँ पर एक सजेशन ऑफर करता है। वो कहता है कि हम लोगों के अकेले की स्ट्रेंथ ये करने के लिए काफी नहीं होगी, लेकिन अगर हम पांचों के पांचों अपनी कंबाइन स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करें तो शायद हम इस वोर्टेक्स के दूसरे पार किसी एक इंसान को भेज सकते हैं। ये सुनकर ये सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आखिर हमें किसी दूसरी तरफ भेजना चाहिए, ऐसा बंदा जिस पर हम यकीन कर सके, जो कि इस काम को सरअंजाम दे सके। और इन सब लोगों की नजरें वहां पर मौजूद ग्रीड पर आ चुकी
चुकी थी, जिस पर ये सभी एक दूसरे को देखते हुए हमें सर हिलाने लगे क्योंकि ग्रीड की कल्टीवेशन इतनी काफी है कि वो वांगलिंग को जान से मार सके। एटलीस्ट इन लोगों को तो यही लगता है, इसलिए आलसेयर ने यहाँ पर ऑफर किया कि क्यों ना हम लोग ग्रीड की बॉडी पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दे, जिसकी वजह से ग्रीड हमारे कंट्रोल से नहीं निकल पाएगा। अगर उसने कुछ भी ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो हम उसे जान से मार सकते हैं। ग्रीड तो जानते रहे कि अल-हेवन स्टार सिस्टम के अंदर इस तरह से जाना काफी जरा खतरनाक होगा और वो खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। लेकिन आलसेयर उसे देखते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम हमसे बचकर भाग सकते हो, और ये कहती है वो फिर से एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते उसे ट्रैप कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन पांचों ने बारी बारी करके यहाँ ग्रीड की बॉडी पर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिए थे ताकि ग्रीड चाहकर भी इन लोगों के खिलाफ वर्जी ना कर पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ अल-हेवन स्टार सिस्टम में आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वांगलिंग सेफली पहुंच चुका था, जहां से वांगलिंग की कहानी का एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है, जहां वांगलिंग को हेवन डिफाइंग बीट के कई सारे राजों के बारे में जानने को मिलेगा। यानी आगे बहुत ही जरा मजा आने वाला है। लेकिन फिलहाल आज के हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं।